नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश तेल कराएगा खेल। तेल इस वक्त आम लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ तो खेल ही रहा है, इसके साथ ही इस तेल पर अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। डीजल के दाम में बुधवार को लगातार 18वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन पर लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। बुधवार को डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। केंद्र के बढ़े हुए एक्साइज और राज्यों के बढ़े हुए वैट के साथ ही भारत दुनिया का वो देश बन गया है जहां तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। ये टैक्स करीब 69% है, यानी कि आप 100 रुपए का जो तेल खरीदते हैं उसकी असल कीमत सिर्फ 31 रुपए है। बाकी के बचे हुए पैसे सरकार टैक्स के तौर पर लेती है। इस टैक्स में भी केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। चलिए फिर आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि तेल का खेल आखिर क्या है। भारत में लगभग 80% तेल का आयात होता है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा बेचा जाता है। एक बैरल में तकरीबन 162 लीटर कच्चा तेल होता है और 35% इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। साथ ही करीब 15% इस पर सेल्स टैक्स लगता है और 2% कस्टम ड्यूटी भी लगती है। 48% उसका आधार मूल्य होता है। साथ ही आपको बताएं कि अब तक ईंधन को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर बार बार सवाल किए जाते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है और एक्साइज ड्यूटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है। वहीं अगर बात राज्य सरकार की जाए तो वो भी अलग से टैक्स वसूलती है, लेकिन इसके साथ ही एक्साइज ड्यूटी जो किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है वो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। अब राज्य सरकारें वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स पेट्रोल पर वसूलती हैं। हर राज्य में वैट की दर अलग अलग होती है। इसके साथ ही डीजल पर सरकार 66% से ज्यादा टैक्स लगाती है और पेट्रोल पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है। अब पेट्रोल डीजल के दामों को अगर हम जानने की कोशिश करें तो अलग अलग शहरों में हम आपको ग्राफ के जरिए कीमतें दिखा रहे हैं कि आज ये कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं। कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में अभी भी डीजल की कीमत पेट्रोल से कम है, लेकिन दिल्ली में ये कीमत पेट्रोल से ज्यादा ही नजर आती है। हर देश की अगर मैं बात करूं तो हर देश में डीजल और पेट्रोल के दामों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि सेम रखा जाए या फिर डीजल के दामों को ज्यादा रखा जाए। और डीजल इसीलिए भी महंगा रखा जाता है क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ज्यादा होती है। आज हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं मेहमान, सबसे पहले उनको आपसे मुखातिब कराती हूँ। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और आर.के. आर्य अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले आर.के. आर्य जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लोगों की जेब से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। ऐसे में तेल की कीमतों का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिहाज से किस तरह से देखा जाए, क्योंकि तेल की कीमतें जो हर चीज से जुड़ी हुई है उसका सीधा सीधा असर जो आम लोग हैं उन पर दोहरी महंगाई के रूप में पड़ता है। एक तरफ वो पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, दूसरी तरफ इससे महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। आप क्या कहेंगे इस पर? अभी कोई विकल्प नहीं है। जो शहरी क्षेत्र है और जो माल ढुलाई वाले व्हीकल्स है उस पर ये भार पड़ेगा ही पड़ेगा। सिर्फ रूरल एरियाज पे इसका भार नहीं पड़ेगा क्योंकि डीजल के ऊपर सब्सिडी है पंप सेट के ऊपर। तो ये वाली जो स्थिति बनी है ये लगभग इस तरह से बनी है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे ऑयल के वो जनवरी फरवरी में क्रैश कर गए थे। $30 पर बैरल से भी नीचे था। परंतु मार्च में जब गवर्नमेंट ने कोरोना लगाया 25 मार्च को, तो उस टाइम 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी खाली बढ़ाई थी जी। नॉर्मल ड्यूटी से 3 रुपए, परंतु मई के अंदर इसको 10 रुपए और बढ़ाया तो 13 रुपए बढ़ गई। और इसके साथ ये हुआ कि जो स्टेट की जो हालत है उनके भी रिवेन्यू का सोर्स कम हो चुका क्योंकि ज्यादातर माल बिक नहीं रहा था। असेंशियल गुड्स केवल बिक रहे थे, नॉन असेंशियल नहीं बिक रहे थे। इससे पहले भी इकोनॉमी स्लो डाउन मोड में थी। गवर्नमेंट जो है
3 सालों से गलत ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रही थी, तो गलत ग्रोथ से रिवेन्यू प्रोजेक्ट गलत हो रहा था। परंतु जब बजट का टाइम आता था तो लगभग घाटा जो था 2 लाख करोड़ होता था। वो 2 लाख करोड़ तो बॉन्ड से बोरो किए गवर्नमेंट ने, परंतु वो बोरोविंग भी चुकानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो डेट जीडीपी रेशियो है वो डिस्टर्ब हुआ है, 70% से क्रॉस कर चुका, जो एक बॉर्डर लाइन थी। अब गवर्नमेंट के पास सैलरीज देने के लिए नहीं है, स्टेट के पास भी नहीं है और सेंटर के पास भी नहीं है। 5% का डीए भी गवर्नमेंट ने अगली मार्च तक फ्रीज किया हुआ है, उससे भी 38,000 करोड़ आने हैं। अब सवाल ये है कि जीएसटी नहीं इकट्ठा हो सकता जब तक माल पूरा बिके नहीं। माल इसलिए नहीं बिक रहा कि लोगों की एक तो इनकम कट लगाई हुई है, टैक्सेस कम आ रहे हैं, वो खर्चे भी कम कर रहे हैं। दूसरा जो है जो सेविंग रेट है वो भी कम हुआ है। जब सेविंग रेट लो है तो बैंक की कलेक्शंस भी कम है। जब बैंक की कलेक्शन कम है तो वो सरकार वहां से बोरो नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ना पड़ता है। अब एक ही कमोडिटी बचती है जो ऑयल है, क्योंकि गाड़ियां भी चलेंगी दौड़ेंगी, शहरी लोग उसको यूज करेंगे। तो लेकिन आर.के. आर्य जी, बिल्कुल आपने रेवेन्यू का जरिया बताया। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है, बेचारे आम लोग जो हैं, खास तौर पर अगर हम उनकी बात करें, जो इस वक्त कोरोना काल में किसी भी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ये दोहरी मार पड़ रही है कि एक तरफ तो तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आयात निर्यात जिसमें खास तौर पर असर पड़ रहा है और जो सामान है बाजार में वो महंगा हो रहा है। तो इस दोहरी मार से लोग ये पूछ रहे हैं, इससे कैसे बचा जाएगा? इससे बिल्कुल बचना मुश्किल है। सिर्फ गवर्नमेंट को ये कंसर्न है, गवर्नमेंट ने कैलकुलेट कर लिया है कि 4% से इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फूड के प्राइसेस, कंजम्पशन फूड की भी कम है। 2 करोड़ वर्कर्स घर पे लौट गए, वहां पर भी कंजम्पशन उनकी कम है। और जो ऑयल का जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो ही 4% इन्फ्लेशन को पूरा करेंगे। अदरवाइज इन्फ्लेशन 2.5%, 3% रहेगा। और जिससे भी इकोनॉमी नहीं चलती, क्योंकि सप्लायर को प्राइस चाहिए। कोई भी सप्लायर अगर उसको प्राइस मिलेगा तो तभी वो बेचेगा। तो इसीलिए 4% को इन्फ्लेशन को करना है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन दोनों डाउन साइड पर है। कंजम्पशन शहर में भी खत्म है, रूरल एरिया में कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश के चक्कर में सरकार यहाँ से 2 लाख करोड़ कमाएगी, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और वहाँ पर रोजगार के साधन जो है रूरल एरिया में रहेंगे। अगर मेरे से आपने एक ही सेंटेंस में पूछना है तो आगे अभी और भी प्राइस के लिए इंतजार करें। ये प्राइस जो है पेट्रोल का लगभग 82 रुपए पे जाके खत्म होगा। बिल्कुल। और लोगों को तो ये भी लग रहा है, देखिए बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, प्रदीप भटनागर जी, अगर इसी तरह से रेट बढ़ते रहे तो 82 क्या, फिर तो 100 के पार पहुंच जाएगा। लोगों में ये फिलहाल चिंता सता रही है, इसका क्या विकल्प है? ऐसा नहीं है कि तेल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं नियम तरीके से, उसका भी एक वजह और कारण है। देखिए ये आगे साहब ने बताया, बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया पेट्रोल डीजल के ऊपर, इतना बारीकी से समझाया। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं समझता हूँ इतना बारीकी से अगर दूसरे भी और विपक्ष भी समझ जाए ना तो शायद जवाब उनको खुद मिल जाएगा इस चीज को लेके कि किस विषय से आज इस सरकार या जनता किस विषय को लेकर किन चीजों से निकल रही है और बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो चीज को लेते हुए देखते हुए अगर पेट्रोल के 10 पैसे बढ़ रहे हैं, 40 पैसे बढ़ रहे हैं या 50 पैसे बढ़ रहे हैं, कोई मजबूरी के कारण बढ़ जाने, ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं आएंगे या सरकार की कुछ योजना है या बिजली पेट्रोल डीजल का जो है उनका अपना निर्णय है, वो खुद लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सिस्टम है जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं, स्वतंत्र कर रखा है चीज को लेके, क्योंकि समाज व्यवस्था चीजों को देखनी है। देखिए आप बिल्कुल, मैं आगे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और उन्होंने जितनी बारीकी से बातें समझाई है, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे को तो बोले शब्द ही नहीं है, अगर बोलूंगा तो राजनीति हो जाएगी। प्रदीप भटनागर जी, मैं अपने सवाल का जवाब इसलिए चाहती हूं क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है? क्या आम जनता से ही सारा रेवेन्यू लिया जाएगा? वो जनता जो लॉकडाउन के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बाहर निकल रही है, ये सवाल है मेरा आपसे। जनता में भी आम भी है और उस जनता में हम भी आते हैं, हम भी करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज
मगर आम जनता के लिए ही चीजें अगर सर आप आम जनता में कब से आने लगे? आप हम पहले तो पसंद इंसान है, लोहे के तो हम भी नहीं आज फॉर्म भरे हुए या हमारे मैं उस आम लोगों की बात कर रही हूँ, उन आम जनता की बात कर रही हूँ जो मिडिल क्लास गरीब वर्ग में आते हैं। आप अपने आप को आम जनता कह रहे हैं सर। मैं अगर नेता से पहले तो आम जनता ही हूँ ना, मैं अगर जनता के बीच में रहा, जनता के लिए आया। बीजेपी की ओर से बैठे हैं सर आप यहाँ पर, सरकार की ओर से बैठे हैं आप। हाँ नहीं, मैं सरकार के लिए बैठा हूँ, जवाबदेही है मेरी बोलने के लिए इसलिए आया हूँ। लेकिन जो ये डीजल पेट्रोल में जो रेट बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी ये वापस भी आएंगे और बहुत मिनिमम रेटों पे आएंगे, जिसका भी ज्यादा नहीं अभी मुश्किल है 4-5 दिन की बात है। लेकिन रेटों में खत्म हो शुरू हुए थे वहीं वापस जाएंगे और उसमें भी कम पे जाएंगे। लोगों का ये कहना है कि राज्य अलग अलग तरीके से कर लगाते हैं, केंद्र सरकार अलग तरीके से कर लगाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब होते हैं जिस राज्य में वहां पर ये रेट्स कम होने लगते हैं। ये भी लोगों का सवाल है। राज्य सरकारों का अपना नया टैक्स भी होता है, वो अपना उनका होता है स्तर बढ़ाने लगाने का। अगर ये चीजें चाहे तो कर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना माइनस खर्च का फैसला उनके ऊपर सुरक्षा उनकी है, मगर उसमें हम चीजों को लेके चल रहे हैं, उन चीजों को बातचीत से देखा जा रहा है, रेट को भी देखा जा रहा है। हमें बहुत चिंतित है जो है चल रहा है और बहुत जल्द चीजें हमें जनता के बीच में आके उसको जवाब देना चीजों का, चाहे वो कोरोना को लेके हो या डीजल पेट्रोल को लेके हो या अर्थव्यवस्था को लेके हो या जीएसटी को लेके हो, हर चीज को जनता को हमें जवाब देना है चीजों को। हम भी चिंतित हैं। ठीक है, मैं इस वक्त क्योंकि बजरंग दास गर्ग भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता से मैं सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी कुछ ही देर पहले, करीब आधे से 1 घंटे पहले, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि पेट्रोल डीजल की मार इस वक्त आम लोगों पर पड़ रही है। लेकिन इस बीच कितनी मजबूती से आप ये बात उठा पा रहे हैं, ये भी आम व्यक्ति समझ रहा है और ये भी समझ रहा है कि इस तेल के खेल में राजनीति कितनी तेज हो रही है। प्रिया जी, ये हकीकत है, इस सरकार ने लगातार पेट्रोल और डीजल की रेटों में बढ़ोतरी करके जनता की कमर को तोड़ने का काम किया है। आज 18वें दिन लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी 18वें दिन 48 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट बढ़ाया गया है। ये समझिए जो बढ़ोतरी 18वें दिन हुई है, डीजल की 10 रुपए 49 पैसे और पेट्रोल पर 18 रुपए 50 पैसे बढ़ोतरी हो चुकी है। हाल ही में सरकार ने ईवी सेस के नाम पर 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल व डीजल पर, ये प्रति लीटर 8 रुपए लीटर सेस के नाम पर, रोड सेस के नाम पर इन्होंने लगाया है, जिसका नाम दिया था स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया था। इसी प्रकार इन्होंने कोरोना महामारी के लिए पेट्रोल पर डीजल पर रेट बढ़ाए। जहां तक टैक्स का मामला है, स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर इन्होंने वेट कर बढ़ाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जब भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लगाया था उस समय ये कहा था कि एक देश एक टैक्स होगा और किसी प्रकार टैक्स नहीं होगा। जब टैक्स फ्री आइटम थी, चीनी थी, कपड़ा था, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां थी या खाद थी, इनके ऊपर कभी टैक्स नहीं हुआ करता। तो इन्होंने क्या करा, इसको जीएसटी के दायरे में लाकर इन पर 5% टैक्स लगा दिया। जिन वस्तुओं पर 5% जीएसटी हुआ करता उनको जीएसटी के दायरे में लाकर 5 से बढ़ाकर 18 व 28% टैक्स लगा दिया। बजरंग दास जी, सुनिए मेरी बात को प्लीज। जब पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, टैक्स लगा दिया तो सरकार की जुम्मेवारी बनती है तो पेट्रोल डीजल को भी टैक्स कम करके जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए था, वो नहीं लाए। आप देखिए पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो जाएगी। जब ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो चुकी है, आम उपयोग में आने वाली हर वस्तु महंगी होगी। और आप देखिए डीजल महंगा होने से कृषि में उपयोग आने वाला डीजल, जिसमें ट्रैक्टर भी है, मशीनें भी है, वो कृषि उपज महंगी हो गई। और उद्योगों के अंदर मैक्सिमम डीजल उपयोग होता है, फर्नेस लगा लो, फैक्ट्री में लगा लो, जनरेटर में लगा लो, जितना भी प्रोडक्शन है वो महंगी हो जाएगी। तो ये कहाँ लेकर जा रहे हैं देश को? मैं प्रदीप भटनागर जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, चौतरफा असर इसका पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं,
आम लोगों पर चौतरफा मार पड़ेगी इसकी? और जो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। अपना कार्यकाल का पता है, अच्छी तरह लेगा थे, अपना टाइम हर आदमी भूल जाता है, याद ही रखता अपना आदमी समय। रही अब देखिए सरकार की बात, सरकार ने बहुत ज्यादा रोक के रखा था डीजल पेट्रोल के रेटों को लेके, और जो डीजल पेट्रोलों का रेट जो बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ते हुए देखिए आयात निर्यात हर चीज को देखा जाता है, बाकी से इस चीज को ऐसे भी उठाया गया आपकी मनोमर्जी में, आपने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, मार्केट बोलते हैं चलती हुई चीजें अगर चीजें कर रही है, अगर डीजल पेट्रोल की उसी हिसाब से आगे रेट बढ़ प्रदीप भटनागर जी की आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। प्रदीप भटनागर जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी की आवाज हम ठीक करा रहे हैं। इस वक्त तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। लेकिन आर जी, आप दोनों ही खास तौर पर नेताओं की बात सुन रहे हैं, बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, कि क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच जब हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसको देखते हैं, जो तेल और खास तौर पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, उस बीच क्या वैकल्प हो सकता है जिससे आम लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके इस कोरोना काल के बीच? अगर जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती है, अगर माल दूसरे बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल की सेल, एयर कंडीशनर की सेल, रेफ्रिजरेटर की सेल, फर्नीचर की सेल, अगर 28% जीएसटी वाले आइटम अगर बिके तो तब रिवेन्यू आएगा, तब गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम करेगी। सीधी सी बात तो ये है। अदरवाइज रेट जो है अब इंटरनेशनल प्राइसेस में अब ऑयल प्रोडक्शन में कट कर रही है सऊदी अरबिया और इराक और 12 कंट्रीज ओपेक की और रशिया भी, इन्होंने मिलकर तय किया है कि हमने जो लॉसेस खाए हैं अब प्रोडक्शन को कट करके डिमांड को सप्लाई कम करके प्राइसेस बढ़ाने हैं। तो इंटरनेशनल प्राइसेस अब डेली ऊपर जाएंगे। जैसे ही ये ऊपर जाएंगे और एक्साइज ड्यूटी और वैट की परसेंटेज इतनी आसानी से कम नहीं होगी। अब लगभग आप ये कह लीजिएगा कि आपको 31 मार्च 2021 तक जो आप कह रहे थे कि ये तो मैंने 82 जो नियर फिगर थी वो बताई थी, बस यही है कि दाम डेली बढ़ेंगे 20 पैसे 15 पैसे, और उसके साथ इंपोर्ट के साथ जो एक्सचेंज रेट है डॉलर के साथ वो भी सस्ता रुपी हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। या तो एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए एक्सचेंज रेट को, ना तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्वदेशी नारा दे चुकी है, वोकल फॉर लोकल, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ना मुश्किल है क्योंकि आप लोगों का इंपोर्ट नहीं ले रहे तो वो आपका एक्सपोर्ट नहीं लेंगे, तो रुपये भी स्लाइड करेगा। और क्योंकि ग्रोथ कम है इकोनॉमी के अंदर तो सेंसेक्स भी ऊपर नहीं जाएगा और कैपिटल इनफ्लो भी रहेगा। बार बार एक बात को कहना एक ही बात है कि डेली रेट बढ़ेंगे और 31 मार्च तक आपको 92-93 रुपए पेट्रोल के रेट फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा सरकार ने सारे सोर्सेज एग्जॉस्ट कर दिए। अगर इकोनॉमिक्स के एंगल से मेरे से पूछना है तो मैं स्पष्ट बता दूं कि 2017 के बाद से इकोनॉमी स्लाइड कर रही थी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट झूठी फिगर को प्रोजेक्ट कर रही थी। ग्रोथ रेट था 4.5% और इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है पेपरों पे 7.5, पेपर पे भी नहीं, इस गवर्नमेंट की जुबान पर 7.5% ग्रो कर रही है। जब 7.5% पे ग्रो कर रही है, 12% नॉमिनल ग्रोथ रेट पर टैक्सेस पूरे आने चाहिए थे, परंतु टैक्स कैसे आएंगे जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही। ठीक है, तो जब रिवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ तो गवर्नमेंट ने उस टाइम तो खर्चा कर लिया, उसकी बोरोइंग कर ली, कभी आरबीआई से ले लिए 1,76,000 करोड़, कभी कैसे, और इसके बीच में भी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट वालों को दे दिए हैं। वो उस पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो क्योंकि गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी इसलिए सारी पब्लिक कटघरे में खड़ी हो रही। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जुड़ के चलते हैं पर पॉलिटिक्स अकेली नहीं चल सकती। इकोनॉमिक्स आने वाले दिनों में ट्रबल में रहेगी और मेरा जो ठीक है, आर जी मैं आती हूँ।
92 रुपीज के आसपास पेट्रोल रहेगा 31 मार्च 2021 तक, क्योंकि गवर्नमेंट को सैलरीज भी देनी है और लेकिन डीजल तो फ्री बिल्कुल हो ही यही गया। यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सारा दबाव हम पर बनाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद बहुत सारा ऐसा चौतरफा एक तरफ से दबाव कह सकते हैं जो आम लोगों पर पड़ सकता है। प्रदीप भटनागर जी, आप जो बात कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को लेकर, उनके सवाल को लेकर, वो पूरी बात कीजिए अपनी, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही थी। जी जी, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि आपकी सरकार में तेजी से एक तो महंगाई हुई है, तेजी से जीडीपी की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें वो गिरती नजर आ रही है, रोजगार चला गया है और उसके साथ आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी नहीं संभाल पा रहे, ये सभी आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं आप पे। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, सोचना नहीं। इन्हें इतना भी संज्ञान नहीं है या मैं कहूँ तमीज नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में किस तरह बोला जाता, संबोधन करा जा रहा है। इनके ना तो अध्यक्ष को, ना इनके जो पूर्व अध्यक्ष है, इनको भी थोड़ा सा बुद्धिमता है कि किस तरह बोलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सिखा देंगे, क्या दिक्कत है? ना बिल्कुल सिखा देंगे। तमीज की तो कमी भी है कांग्रेस में बहुत ज्यादा। प्रदीप भटनागर जी, कहता रहा हूँ मुद्दे की बात करो, तमीज नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ, मैं थोड़ी सी तमीज की बहुत कमी है कांग्रेस में। प्रदीप भटनागर जी, का भी विषय चल रहा है। प्रदीप भटनागर जी, आप किससे बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तमीज आपको है नहीं, बदतमीजी से बात करते हो। प्रदीप भटनागर जी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही नेताओं को मर्यादा में रहकर, क्योंकि आप एक चैनल पर इस वक्त बहस में जुड़े हुए हैं, चर्चा में जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत कोई रोक लगा, मर्यादा में रहकर दोनों को ही बात करनी चाहिए। शब्दों का जो चयन कर रहे हैं वो मर्यादित तौर पर होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह की लड़ाई या फिर कोई नहीं, मैंने कोई शब्द विहीन नहीं करे हैं। आप मैंने ये कहा है कि अपनी बात को रखने के लिए विपक्ष को भी तरीका होता है। जिस तरीके से अगर आप बिल्कुल पूछिए, आप 100 तरह के सवाल कीजिए, मगर आपकी लैंग्वेज क्या है? आपके पूर्व देश की या उसकी क्या लैंग्वेज है? आप पूछिए ना खूब। विपक्ष का काम है पूछना और सरकार का काम है बताना। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, मेरे पास जवाब है, अच्छी तरह है। मनमोहन सिंह सरकार में भी लोगों ने देखा है कि दाल क्या भाव बिकी है और कहां तक पेट्रोल डीजल के रेट गए। ये मनमोहन सिंह सरकार में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि सरकार में हुआ। ठीक है, अभी कोरोना के उसमें कि जीएसटी के निवेश नहीं है, तो जो रेवेन्यू आता है सरकार को, उस रेवेन्यू में सरकार को नहीं आ रहा है। उन चीजों को भी देखा जा रहा है। देखिए, इतने आर्य जी ने, मैं इतने जीनियस आदमी है कि इन्होंने इतनी बारीकी से बताया कि मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों के पास चीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही, बड़ा चीज हुआ है। कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों ही इस चर्चा में जुड़े हैं तो आप दोनों को ही तथ्यों के साथ बातें रखनी चाहिए। कौन सी सरकार में कब क्या हुआ और कौन सी सरकार में कब रेट्स बढ़े, उन सभी तथ्यों को लेकर आपको यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि आप अपनी अपनी बातों को तो रख रहे हैं, लेकिन स्पीच क्या इसका कोई हल निकल पा रहा है, क्या कोई सवालों का जवाब मिल पा रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, हल का तो यही है। देखिए, फिलहाल तो हल का यही तरीका है कि अगर जैसे आप इस रेटों के ऊपर विषय में बात कर रहे हो, उन रेटों को लेके जो अर्थव्यवस्था को लेके चली जा रही है, जो बाहर से आयात डीजल पेट्रोल कच्चा तेल हो रहा है, उसको देखते ही मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं आर के आर्य जी से पूछने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल। आर के आर्य जी, जब हम पेट्रोल डीजल के जरिए रेवेन्यू हासिल करने की बात करते हैं सरकार की, और ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रेवेन्यू हासिल किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसका तो और ज्यादा असर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि बाजार में चीजें महंगी होंगी, लोग खरीदारी कम करेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, आप इस पैटर्न को स्टडी करिए कि जो अर्बन एरिया के अंदर कंजम्पशन है वो लगभग 60% रहती है, उससे नीचे नहीं हो सकती। तो उससे नीचे हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेडिकल के एक्सपेंसेस, रेंट के एक्सपेंसेस, एजुकेशन के एक्सपेंसेस ये रहते ही है। और रूरल एरिया में कंजम्पशन लगभग 70% से भी ऊपर रहती है, यूं कह लीजिए 72-74% के आसपास रहती है। परंतु ये अर्बन एरिया का जो ट्रेंड है, इसके अंदर कंजम्पशन नहीं हो सकती, और गवर्नमेंट इसको जानती है कि रिवेन्यू सिर्फ इधर से मिल सकता है क्यों, जब दूसरे आइटम नहीं बिक रहे। तो अब जहां पर एयर कंडीशनर नहीं बिक रहा, मान लीजिए 20,000 का एयर कंडीशनर, तो अब कूलर आने लग गए 10-10, 12-12 हजार अगर मार्केट में जाएंगे।
तो कंजम्पशन को आप इस तरह से कम नहीं कर सकते। तो जब कंजम्पशन कम नहीं होगी तो सेविंग सिर्फ कम होगी, कंजम्पशन उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है कि कंजम्पशन एक लेवल से बढ़ नहीं सकती, एक लेवल से घट नहीं सकती। बिल्कुल। तो लेकिन अर्बन एरिया के अंदर 60% कंजम्पशन रहेगी, मेडिकल के एक्सपेंसेस, एजुकेशन के एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, कारों के एक्सपेंसेस, ये सब रूरल एरिया में नहीं होते। रूरल एरिया में सिर्फ फूड के एक्सपेंसेस है और वो 70-72% तक होते हैं। अब अगर आप कहे कि दाम बढ़ेंगे तो दाम अर्बन एरिया में बढ़ेंगे, रूरल में नहीं बढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया कि यानी इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ सकता है। नहीं, फूड तो सस्ता ही रहेगा, बल्कि अर्बन एरिया से जो टैक्स कलेक्शन होगी गवर्नमेंट रूरल एरिया में अभी 50,000 करोड़ जो है एक एम्प्लॉयमेंट योजना एक्स्ट्रा चलाई है और पहले भी मनरेगा में 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए हैं। तो कुल मिलाकर रूरल एरिया को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक बात को समझने की कोशिश करिए कि 2 करोड़ वर्कर वापस चले गए बिल्कुल। और उनके लिए वेजिस का प्रबंध करना पड़ रहा है। तो मनरेगा के अंदर टोटल 60,000 और 40,000 करोड़ करके 1 लाख करोड़ किया था, पर एक 50,000 करोड़ की एडिशनल स्कीम चलाई है जिसके अंदर वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट सॉलिड मिल सके और प्रोडक्टिव वर्क भी हो सके, ताकि जो भी सड़कें बनाए या वहां पे कुएं बनाए या रिजर्वोयर बनाए वो अब लौट के आएंगे नहीं। लेकिन तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपने जिस तरह से रूरल एक मिनट, एक पॉइंट ठीक है अपनी बात कीजिए पूरी, फिर मैं सवाल या तो जीएसटी को उस टाइम लागू नहीं करना चाहिए था। गलती के ऊपर गलती है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जब डीमोनेटाइजेशन किया तो ग्रोथ में से 2% निकल गया, 2% ग्रोथ में से निकल गया, परंतु जब जीएसटी किया तो 2 लाख करोड़ रिवेन्यू से निकल गए। इन्फ्लेशन को तो आप साइड पे छोड़िए, इन्फ्लेशन तो पहले से ही लो था। इस यूपीए ने इन्फ्लेशन को लो की, एनडीए ने यूपीए किया है लो, परंतु यूपीए का जो इन्फ्लेशन था वो 9% भी बुरा यूं नहीं था। गवर्नमेंट को रिवेन्यू काफी आ रहा था। हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। यूपीए कंट्रोल कर रही थी रिवेन्यू को, परंतु ये ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाई एनडीए। अगर ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करोगे, रिवेन्यू भी जाएगा, ग्रोथ भी जाएगी, और इस टाइम इकोनॉमी बड़ी क्रिटिकल स्टेज पर है, बिल्कुल रेजर एज पर है, और इसके खामियाजे बहुत होंगे। और अब कहें कि जीएसटी में उस टाइम क्यों नहीं किया पेट्रोल में, जैसे कोई पूछ रहे थे। अब क्या है कि एक बंदे ने कुएं में छलांग लगा दी, अब वो उससे उसके दोस्त से पूछते हैं कि बच जाएगा या जी जाएगा। जब आपने जीएसटी को ठीक तरह से नहीं लगाया तो रिवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल। आरके जी, आप जो चीजें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, लेकिन जो साफ तौर पर आपने बात रखी शुरुआती तौर पर, जिसको मैंने खास तौर पर रिपोर्ट्स में देखा, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों को इस कदर बढ़ाया जाता है, और आपने रूरल एरिया की भी बात की और उसके साथ साथ अर्बन एरियाज की भी बात की कि वहां पर किस किस तरह से असर पड़ सकता है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल अभी भी एक बहुत बड़ा जो लोगों के मन में उठ रहा है, खासतौर पर शहरी लोग हो या फिर ग्रामीण इलाकों की हम बात करें कि मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका क्या होगा, क्योंकि इस वक्त जिस स्थिति से पूरा देश गुजर रहा है उस बीच 80 रुपए तक पहुंच जाना दामों को, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दामों का 80 रुपए तक पहुंच जाना, ये किस स्थिति को दर्शा रहा है और ये पड़ रही आर्थिक मार लोगों पर किस तरह से बोझ बनती जा रही है, ये सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ विकल्प अपना सकती है, इसको लेकर हम अर्थशास्त्री से खास तौर पर बात कर रहे थे। हमने बीजेपी और कांग्रेस से भी चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन सियासत के अलावा उसमें कुछ भी नहीं निकला। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।